तेज कड़कती बिजली और काले बादलों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। ऐसे में नुक्कड़ की एक छोटी सी चाय की दुकान पर, जहां एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी तैर रही थी, 3 दोस्त और दुकान के मालिक इस डरावने मौसम का मजा ले रहे थे। तभी कबीर ने से माथे का पसीना पोंछते हुए बात शुरू की। उफ, क्या खतरनाक तूफान था यार। पूरा का पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया है। मुझे तो लगता है कि आज रात अब लाइट नहीं आने वाली है। क्यों मिश्रा जी, क्या बोलते हो? और भाई आर्यन, कैसा लग रहा है ये एकदम हॉरर मूवी वाला वेदर? बता भाई, तुमने एकदम पते की बात कही है। इस डरावने वेदर में अगर कुछ मिसिंग है तो वो है मिश्रा जी के हाथ की कड़क गर्म चाय और हमारे रुद्र भाई के मुंह से निकलने वाली कोई ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ जाए। क्यों रुद्र भाई, हो जाए फिर आज एक और जबरदस्त भूतों वाली कहानी है? कहानी? हाँ, क्यों नहीं, कहानी तो जरूर होगी। लेकिन मिश्रा जी, चाय के साथ आज कुछ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े वकौड़े मिलेंगे या नहीं? अरे रुद्र बाबू, अरे आप लोग फरमाइश करें और मिश्रा मना कर दे। अरे ऐसा कभी हुआ है का? है? आप बस कहानी शुरू करिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े छानता हूँ। वाह, अब आया ना असली मजा। रुद्र भाई की बात तो माननी पड़ेगी। अब देर मत करो रुद्र, शुरू हो जाओ। अच्छा सुनो, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है हमारे पैतृक गांव की, जिसका नाम है चंदनपुर। आज मैं तुम्हें इसी माया ताल का एक खौफनाक किस्सा सुनाता हूं। बात साल 2018-19 की है, जब दिल्ली से अर्णव नाम का एक लड़का हमारे गांव आया था। उसके साथ उसका छोटा भाई रोशन भी था। गांव आते ही मकान ढूंढने के लिए वो सीधे स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी के पास पहुंचे थे। उसके बाद उनके बीच क्या बातचीत हुई, खुद ही सुनो। नमस्ते शर्मा जी, मैं अर्णव हूँ, दिल्ली से। स्कूल में नया ज्वाइन किया है और ये मेरा छोटा भाई है रोहन। सर, सुबह से भटक रहे हैं इस गांव में। कोई भी रहने के लिए कमरा नहीं दे रहा है। सब कह रहे हैं कि यहाँ किराए पर घर नहीं मिलते। अरे अर्णव बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए, हमारे इस चंदनपुर गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं। छोटे छोटे घरों में खुद रहते हैं, तो भला किराए पर मकान कहां से देंगे? यहाँ शहरों जैसा सिस्टम नहीं है बाबू। तो सर, क्या हमें कोई जगह नहीं मिल पाएगी? भैया की तो यहाँ सरकारी नौकरी लगी है, हमें तो रहना ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है। मेरी जान पहचान में एक जगह है, पुरानी जमींदार की कोठी के पास एक छोटा सा खपरेल का घर है। जमाने पहले वो जमींदारों का खजांची खाना हुआ करता था, जहां वो कैश वैश रखते थे। अरे घर तो काफी पुराना है और थोड़ा वीराने में भी है, और पास में ही वो बड़ा सा माया ताल है। पर रहने लायक है भैया। कहो तो बात करूं? अरे सर, इस वक्त आप जो भी दिला दें हमारे लिए वही बहुत है। पुराना है तो क्या हुआ, रहने के लिए छत तो मिलेगी। आप प्लीज बात करिए। हाँ सर, प्लीज। वैसे भी पुराने जमाने के खजांची खाने में रहने का मजा ही कुछ और होगा। बातचीत आगे बढ़ती है। देखो अर्णव बाबू, घर तो तुम्हें मिल जाएगा,
लेकिन उस जगह का एक इतिहास है। वो पूरी प्रॉपर्टी मल्होत्रा खानदान की है। वक्त के साथ उनका सब कुछ खत्म हो गया और आज की जनरेशन के सभी लोग शहर में जाकर बस गए हैं। अच्छा, तो फिर वहां उस पूरे वीराने में कोई रहता भी है या वो जगह खाली पड़ी हुई है? नहीं नहीं, पूरी तरह से खाली तो नहीं है। उस खपरेल के घर के ठीक बगल में एक छोटा सा टीन का कमरा है। उसमें मल्होत्रा परिवार के बहुत पुराने नौकर रहते हैं, हरी काका। बेचारों के दादा परदादा भी उसी खानदान की गुलामी करते थे। अब वो बुढ़ापे में अकेले वहां रहकर उनकी कई एकड़ की खेती बाड़ी और उस पुरखों की जमीन की देखभाल करते हैं। समझो एक तरह से रखवाले हैं वो। तो क्या शहर से मकान मालिक कभी अपने इस गांव वाले घर को देखने नहीं आते क्या सर? अरे आते हैं ना। वैसे तो वहां कोई कदम भी नहीं रखता, लेकिन साल में बस एक बार शहर से उस खानदान के मझले बाबू आते हैं। उनका नाम है रमन मल्होत्रा। वो आकर अपनी पूरी खेती और जमीन जायदाद अपनी आंखों से देख कर जाते हैं। पर शर्मा जी, जब वो लोग किसी को घर किराए पर देते ही नहीं तो हमारे लिए कैसे मान गए? अरे अर्णव बाबू, रमन मल्होत्रा मेरे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। जब मैंने उन्हें फोन करके तुम्हारे बारे में बताया कि दिल्ली से एक नया सीधा साधा लड़का आया है और उसे रहने की तकलीफ हो रही है, तो वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत हरी काका को बोलकर तुम्हारे लिए उस खजांची खाने की चाबी देने को कह दिया है। अरे वाह, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया। चलिए जल्दी से चाबी लेते और अपने नए भूतिया महल में शिफ्ट होते हैं। पुरानी जमींदारी कोठी का खजांची खाना। शाम का वक्त। आइए बाबूजी आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। मैंने इसकी अच्छे से साफ सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया है। और हाँ, खाने पीने की आप लोग चिंता मत करना। मैं रोज दोनों टाइम आप लोगों का खाना यहीं पहुंचा दिया करूंगा, ठीक है? अरे आप उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए हरी काका, खाने का तो मैनेज हो ही जाएगा। वैसे रोहन देख, कमरा तो काफी बड़ा और बढ़िया है ना? हाँ भैया, काफी खुला खुला और हवादार है। शहर के छोटे छोटे कमरों से तो बहुत ही बेहतर है। बाबूजी, एक बात बोलूं? आप लोग रोज दिन रहते रहते ही इस कमरे के अंदर आ जाया करना। सूरज ढलने के बाद जो है बाहर मत रुकना। अरे हाँ हाँ, वो तो हम वैसे ही आ जाएंगे काका। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात है क्या? अब बाबूजी, वो क्या है कि शाम होने के बाद यहाँ निशी आवाज देती है। वो एक तरह का छलावा है। वो नाम लेकर पुकारती है। न जाने कितने ही लोगों को वो इस माया ताल में खींचकर खा चुकी है। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों रोहन, क्या बोलता है? भूत नाम लेकर बुलाएगा हमें? नहीं भैया, तुम भले ही इस बात को मजाक में उड़ा लो, पर ना मुझे तो डर सा लग रहा है। ऐसी जगहों पर आज भी ऐसी खतरनाक घटनाएं होती है यार, मैंने सुना है। अरे छोड़ यार रोहन, तू भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करता है? अरे अरे कुछ नहीं होता ऐसा। अब मानना या ना मानना तो आप लोगों की मर्जी है बाबूजी। हम ठहरे गांव देहात के अनपढ़ लोग जो देखते हैं वही मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम घिरने को आई है और आज पूर्णिमा भी लगने वाली है। जाने से पहले मैं आप लोगों के रात का खाना लाकर रख देता हूँ। हाँ हाँ काका, ये सही रहेगा। वैसे भी हमें बहुत तेज भूख लगी है। आज खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे, सफर की वजह से काफी थकान है।
रात के 11 बजे कमरे के अंदर का माहौल। भैया, रात के 11 बज गए। खाना भी काफी भारी था। अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ रोहन, लाइट भी बंद कर दे। चलो अब आराम से एक लंबी और गहरी नींद लेते हैं। शुभ रात्रि। रात का वक्त खिड़की पर अजीब आवाजें हो रही हैं। अरे उफ, ये आवाज, अरे ये तो और तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की को बाहर से जोर जोर से खरोंच रहा है। अब खिड़की के उस पार जो कोई भी है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता चल गया है कि मैं जाग रहा हूं और वो गुस्से में है। अब क्या करूं? रोहन को जगाऊं क्या? नहीं, वो तो वैसे ही बहुत डरा हुआ है, फालतू में पैनिक कर जाएगा। पर बाहर इस वक्त इस सुनसान गांव की अंधेरी रात में कौन हो सकता है? मुझे देखना ही पड़ेगा। अर्णव कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। बाहर पूर्णिमा की रात है। चारों तरफ सफेद चांदनी बिखरी है। अचानक झींगुरों की आवाज के बीच एक मदहोश कर देने वाली औरत की आवाज गूंजती है। आओ अर्णव, आओ, मेरे पास आओ अर्णव, आ जाओ। ये कैसी अजीब सी खुशबू है। अरे मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? अरे वो कौन है वहां? आओ अर्णव, आओ, मेरे साथ आओ अर्णव, आओ अर्णव। मैं आ रहा हूं। अर्णव उस औरत के पीछे झाड़ियों और खेतों की तरफ बढ़ने लगता है। कोहरे और रात के अंधेरे में अर्णव धीरे धीरे गायब होने लगता है। खजांची खाने के ठीक बगल में हरी काका का कमरा। बाहर गली के सारे कुत्ते एक साथ रोने और भौंकने लगते हैं। अरे ये अचानक सारे मोहल्ले के कुत्ते इस तरह से क्यों रो रहे हैं? अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव ही सर पे उठा लिया हो। अरे कुत्ते भी तभी ऐसे रोते हैं जब वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो इस दुनिया का नहीं होता। कोई अपार्थिव, कोई बहुत ही खौफनाक साया। कहीं आज पूर्णिमा की रात को माया ताल ने अपना खेल तो शुरू नहीं कर दिया। अरे हे भगवान, वो दिल्ली वाले बाबू लोग। हरी काका भागते हुए अर्णव के कमरे में आते हैं। हे भगवान, ये तो किसी बहुत बड़े अपशकुन का संकेत है। अरे बाप रे, कमरे का दरवाजा खुला है और अर्णव बाबू गायब हैं। अरे उठो छोटे बाबू, अरे उठो, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे यहाँ अनर्थ हो गया बाबूजी, सब खत्म हो गया। अरे कौन? अरे हरी काका, आप इस वक्त आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और भैया का है? उनके बिस्तर पर तो कोई नहीं है। अरे सर्वनाश हो गया छोटे बाबू, वही हुआ जिसका डर था, वो निशी। अरे मैंने कहा था ना कि वो रात को नाम लेकर बुलाती है, वो बड़े बाबू को अपने साथ ले गई। जल्दी चलो छोटे बाबू, अभी भी थोड़ा वक्त है, शायद हम उन्हें बचा लें, जल्दी भागो। हरी काका और रोहन जंगल के रास्ते पागलों की तरह भाग रहे हैं। अर्णव बाबू, अर्णव बाबू, अरे कहाँ हो आप? भैया, आवाज दो भैया, आप कहाँ हो? माया ताल का घाट, पूर्णिमा की रात, पानी की छप छप और सन्नाटे का खौफनाक मंजर।
मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। वो बुला रही है, वो बुला रही है। अर्नब माया ताल के घाट पर खड़ा है। उसके पैरों के ठीक नीचे तालाब का वो गहरा और काला पानी है, जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया। पानी में पूर्णिमा के चांद का अक्स कांप रहा है। अर्नब वहां एक लकड़ी की कठपुतली की तरह शांत खड़ा है, जैसे किसी के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। तालाब के ठीक बीचों बीच कमर तक पानी में डूबी वो रहस्यमयी औरत अपनी दोनों बाहें फैलाए अर्नब को देख रही है। आओ अर्नब, आओ मेरे पास, आओ, आ जाओ मेरे पास। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, और आगे आओ अर्नब। शाबाश काका, शाबाश, आपने भैया को बचा लिया। नहीं, तुम लोगों ने मेरा शिकार छीन लिया, तुम बच नहीं पाओगे। अगली सुबह धूप काफी तेज हो चुकी है। अर्नब बिस्तर पर उठकर बैठता है। वो अभी भी थोड़ा थोड़ा खोया खोया सा है। उफ, मेरा सर कितना भारी हो रहा है यार। कल रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी किसी गहरे सपने में हूं। राम राम बाबूजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म कड़क चाय लाया हूँ। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद इस चाय की बहुत जरूरत है आपको। थैंक यू हरी काका, चाय बहुत बढ़िया है। अब जाकर शरीर में थोड़ी जान आई है, वरना सुबह से तो लग रहा था कि जैसे दिमाग सुन हो गया हो मेरा। अच्छा हरी काका, अब जबकि भैया बिल्कुल ठीक हैं, तो एक बात बताइए, आप इस मायाताल के बारे में सब कुछ जानते हैं ना? कल रात जो हुआ उसके बाद मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रहा हूं। आप जरूर इस तालाब का इतिहास जानते होंगे। इतिहास? हाँ छोटे बाबू, क्यों नहीं जानूंगा इतिहास। देखते देखते इस जमीन पर मेरी उम्र 60 साल पार कर गई। अपनी इन बूढ़ी आंखों से इस खानदान और इस गांव का हर एक मंजर देखा है मैंने। तो फिर प्लीज बताइए ना काका, हम भी सुनना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो सुनो बाबूजी, ये बात आज से करीब 40 साल पहले की है। उस वक्त ये मल्होत्रा परिवार हमारे पूरे चंदनपुर गांव का जो है करता धरता हुआ करता था। समझो उनकी मर्जी के बिना इस गांव में सूरज और चांद भी नहीं उगते थे। हम सब के चहेते और भगवान जैसे बड़े बाबू का राज था तब। लेकिन जब अचानक बड़े बाबू की मौत हुई, उसके बाद इस जमींदारी की गद्दी इस खानदान के इकलौते चिराग यानी कि उनके बेटे के हाथ में आ गई, यानी कि विक्रम मल्होत्रा। वो न सिर्फ अय्याश और बदचलन था, बल्कि एक नंबर का जालिम जमींदार भी था। उसके अत्याचारों से पूरे चंदनपुर के घरों में सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें गूंजती थीं। लोग उसके पैरों में गिरकर भीख मांगा करते थे। मालिक आपके पैर पड़ता हूँ मालिक इस बार मुझे माफ कर दीजिए मालिक, बुढ़ापा आ गया है। इस बार सूखा पड़ने की वजह से कोई फसल घर नहीं ला पाया, ऊपर से इतना भारी लगान मैं कहाँ से चुकाऊंगा मालिक, रहम कीजिए। माई बाप, मेरी गाय गौरी को छोड़ दीजिए हुजूर,
घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध कहाँ से लाऊंगा। आने वाले साल में आपका 1-1 रुपया ब्याज समेत चुका दूंगा मालिक। आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी गाय को छोड़ दीजिए। चंदनपुर के लोगों ने अपने इतिहास में कभी ऐसा जालिम जमींदार नहीं देखा था। विक्रम मल्होत्रा धीरे धीरे जुल्म की सारी हदें पार करने लगा। वो गांव की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठा लाता था इस मल्होत्रा विला में, और फिर अपने पापों को छुपाने के लिए उन्हें जिंदा ही उसी माया ताल के गहरे पानी में फेंक देता था। ये तो कोई इंसान नहीं, कसाई था काका। फिर क्या हुआ? पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है बाबूजी। ऐसे ही कुछ साल बीते और अचानक एक पूर्णिमा की रात वही विक्रम मल्होत्रा उसी तालाब के गहरे पानी में डूबा हुआ मिला। उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता, लेकिन उसके मरने के बाद से इस जमींदार खानदान के मर्दों पर उस माया ताल का साया मंडराने लगा। एक एक करके इस खानदान के पुरुष उस सम्मोहक निशी के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवाने लगे। हाँ, अच्छा, तो इसी वजह से ये पूरा मल्होत्रा परिवार ये गांव छोड़कर भाग गया। हाँ बाबूजी, जब खानदान के मर्द ही नहीं बचे तो सब जान बचाकर एक प्रकार से शहर भाग गए। तब से मैं अकेला यहाँ रहकर इस पुरखों की जमीन की रखवाली कर रहा हूँ। लेकिन आज भी हर पूर्णिमा की रात को वो तालाब जाग उठता है और उन बेकसूर माँ बहनों की मौतों का प्रतिशोध लेता है। और आज भी बदला ले रही है बाबूजी, आज भी बदला ले रही है। हरी काका अपनी बात खत्म करके उदास कदमों से कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। भैया, मैं तो सोचकर ही कांप रहा हूँ। कल रात अगर हरी काका सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज मैं भी उस मायाताल के काले पानी का हिस्सा बन चुका होता रोहन। वर्तमान समय वापस मिश्रा जी की चाय की दुकान। बाहर अभी भी तूफान चल रहा है और बिजली कड़क रही है। चाय की दुकान पर पसरा हुआ गहरा सन्नाटा। कबीर और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्र भाई, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है यार। मतलब वो अर्णव और रोहन बच तो गए ना भाई? वो दिल्ली वापस चले गए क्या? और वो रमन मल्होत्रा जो साल में एक बार अपने गांव आते थे, उनका क्या हुआ? क्या वो अभी आते हैं? नहीं आर्यन, रमन मल्होत्रा उस घटना के बाद कभी वापस चंदनपुर नहीं आए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब इस गांव की मिट्टी उनके खानदान का खून मांग रही है। वैसे रुद्र बाबू, अरे एक बात तो बताइए तनिक, अरे आप इस कहानी के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं भैया? जैसे आप खुद उस रात वहां मौजूद रहे थे। मैं जानता हूं मिश्रा जी, क्योंकि उस रात अगर बूढ़े हरि काका ने सही वक्त पर धक्का नहीं दिया होता तो मेरा छोटा भाई रोहन आज अकेला रह जाता। क्या मतलब तुम? हाँ कबीर, अर्णव मेरा ही पुराना नाम था। दिल्ली छोड़ने के बाद मैंने अपना नाम बदलकर रुद्र रख लिया, पर वो मायाताल और उसकी खुशबू आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती।